दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम डिस्कस कर रहे थे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, मूव करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन केस ऑफ मेज नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन इज सपोर्टेड बाय। ठीक है, तो मेज के अंदर आपको पता है कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो मेज के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होता है उसका कारण पूछा गया है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट, ए एंड बी। ठीक है, मेज के अंदर मोनोइसी कंडीशन भी पाई जाती है और प्रोटेंडरी कंडीशन भी पाई जाती है। इन दोनों कंडीशन की वजह से क्या होता है, मेज के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब बात आती है कि मोनोइसी कंडीशन क्या है। मोनोसिस प्लांट का मीनिंग क्या है? सेम प्लांट के ऊपर, इन केस ऑफ मेज आपको पता है ऊपर की तरफ क्या है, मेल इन्फ्लोरेसेंस होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, टेसल, और इंटरनोड पे क्या है, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होगा जिसे हम बोलते हैं कॉब। तो सेम प्लांट पे मेल एंड फीमेल फ्लावर क्या है, डिफरेंट प्लेसेस पे पाए जाते हैं। उस कंडीशन को बोलते हैं मोनोइसी कंडीशन। ठीक है, तो एक तो ये कारण हो गया कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है मेज में, और दूसरा क्या है, प्रोटेंडरी। प्रोटेंडरी का मीनिंग क्या है कि मेल और फीमेल पार्ट में क्या है, मेल पार्ट क्या है पहले मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, मेल पार्ट क्या है पहले मैच्योर हो जाएगा, इस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटेंडरी। तो इन दोनों की वजह से क्या है, मेज के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A random change in gene frequency, random change in gene frequency due to sampling error। ठीक है, सैम्पलिंग एरर के कारण जीन फ्रिक्वेंसी में जो रैंडम चेंज आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, एक बात और ध्यान में रखना कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो है हमें क्या है, स्मॉल पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? स्मॉल पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू सैम्पलिंग एरर क्या हो जाएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपेरियरिटी ऑफ F1 ओवर मिड पेरेंट। ठीक है, सुपेरियरिटी ऑफ F1 ओवर द मिड पेरेंट। तो ये हेट्रोसिस के टाइप हैं। यहाँ पे ये जो टर्मिनोलॉजी दी गई है, रिलेटिव हेट्रोसिस, हेट्रोवेल्टियोसिस, इकोनॉमिक हेट्रोसिस, स्टैंडर्ड हेट्रोसिस, ये क्या है, हेट्रोसिस के टाइप हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर F1 मिड पेरेंट से सुपीरियर है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, तो उसके लिए यूज किया जाता है बेटा रिलेटिव हेट्रोसिस। क्या बोलेंगे उसे हम? रिलेटिव हेट्रोसिस। रिलेटिव हेट्रोसिस को और क्या बोलते हैं? हम बोल सकते हैं इसे एवरेज हेट्रोसिस। क्या बोल सकते हैं? एवरेज हेट्रोसिस। ठीक है, रिलेटिव हेट्रोसिस, और क्या बोल सकते हैं? मिड पेरेंट हेट्रोसिस। क्या बोल सकते हैं? मिड पेरेंट हेट्रोसिस। वैसे तो हम डिस्कस करेंगे हेट्रोसिस को सेपरेट, लेकिन फिर भी बता देते हैं थोड़ा सा, मिड पेरेंट हेट्रोसिस क्या होता है, समझ में आ जाएगा। मान लो यहाँ पे अपने पास 2 इनब्रिड हैं, या मान लो अब 2 वैरायटीज़ हैं, उनके बीच में हम यहाँ पे क्रॉस करवा रहे हैं और हमारे पास क्या आ गया, F1। इसकी यील्ड फॉर एग्जांपल 10 क्विंटल है और इसकी यील्ड क्या है, 14। ठीक है, तो इन दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा एवरेज इन दोनों का? 10 + 14 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 12। तो ये जो 12 अपने पास आया है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है मिड पेरेंट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिड पेरेंट को। मिड पेरेंट या एवरेज वैल्यू। ठीक है, और अगर F1 की यील्ड यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, मान लो 13 क्विंटल, 13 क्विंटल है ना, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एवरेज हेट्रोसिस या मिड पेरेंट हेट्रोसिस। क्यों? क्योंकि F1 किससे सुपीरियर है? मिड पेरेंट से या एवरेज वैल्यू से। ठीक है, आया समझे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वार्निज वार स्टार पे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। वार्निज वार स्टार सिस्टम ऑफ ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी इंक्लूड्स। ठीक है, तो मेल स्टेरिलिटी के बहुत सारे टाइप्स हैं, उनमें से एक टाइप है ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी।
ठीक है, और उसमें एक सिस्टम है बार्नेज बार स्टार। ठीक है, तो बार्नेज बार स्टार में ये कौन कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल स्टेरिलिटी के लिए, उनके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो दो जीन की बात हो रही है, बार स्टार और बार्नेज। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बार स्टार जीन फ्रॉम बैसिलस तुरिंजेंसिस, ठीक है, बीटी से, और बार्नेज जीन फ्रॉम बीटी। ठीक है, सी है बार स्टार जीन फ्रॉम बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसिस एंड बार्नेज जीन फ्रॉम बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसिस। ठीक है, तो ध्यान में रखना यहाँ पे जो बार्नेज बार स्टार सिस्टम है, इसमें जो बार्नेज एंड बार स्टार दोनों जो जीन हैं वो किस बैक्टीरिया से लिए जाते हैं, बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसियन से। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा सी एंड डी। ठीक है, बार स्टार जीन भी इससे लिया जाता है और बार्नेज, दोनों जीन क्या है, इसी बैक्टीरिया से लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें एक और जीन यूज होता है बार, ठीक है, ओनली बार जीन है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये लिया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिस से। किससे, स्ट्रेप्टोमाइसिस से। ठीक है, वहाँ से। और ये जो बार्नेज बार स्टार सिस्टम है, ये सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने दिया था बेटा, तो ये दिया था मैरियानी। किसने दिया था, मैरियानी, MARIANI, मैरियानी ने ये दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बार्नेज बार स्टार सिस्टम पे है। देखो क्या पूछ रहे हैं, इन बार्नेज बार स्टार सिस्टम, बार्नेज बार स्टार ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी, ट्रांसजेनिक मेल स्टेराइल प्लांट इंक्लूड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बार्नेज बार स्टार सिस्टम में जो मेल स्टेराइल प्लांट होंगे उनमें कौन सा जीन पाया जाता है। तो बेटा जो मेल स्टेरिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है वो कौन सा है, बार्नेज जीन। कौन सा है, बार्नेज जीन। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इसमें भी क्या है, जैसे अदर मेल स्टेरिलिटी के सिस्टम होते हैं उनकी तरह 3 लाइन होती हैं, A, B एंड R लाइन। ठीक है, इन पे बात करेंगे, अलग अलग से वीडियो बनेगी। ठीक है, सिंपली बता रहा हूँ, A लाइन कौन सी होती है, मेल स्टेराइल लाइन। कौन सी, मेल स्टेराइल लाइन। ठीक है, और बी लाइन किसे बोलते हैं हम, मेंटेनर लाइन को। किसे बोलेंगे, मेंटेनर को। और आर लाइन हो जाएगी आपकी रिस्टोरर लाइन। क्या हो जाएगी, रिस्टोरर लाइन। ठीक है, अब बार्नेज बार स्टार सिस्टम में क्या होता है, ए लाइन के अंदर कौन सा जीन पाया जाता है, ए लाइन के अंदर जीन पाया जाता है बार्नेज जीन। ठीक है, तो बार्नेज जीन क्या करता है, मेल स्टेरिलिटी इंड्यूस करता है। ठीक है, और बार स्टार जीन किस में पाया जाता है, बार स्टार जीन पाया जाता है बेटा आर लाइन के अंदर, रिस्टोरर लाइन के अंदर। तो बार स्टार जीन क्या करता है, बार्नेज जीन के इफेक्ट को रोक देता है, सुप्रेस कर देता है, जिसके कारण क्या है, हमें F1 में फर्टिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना कि दोनों जीन यूज होते हैं, बार्नेज एंड बार स्टार, दोनों एमाइलोलिक्विफेसियन से होते हैं। ए लाइन के अंदर बार्नेज जीन होता है जो कि मेल स्टेरिलिटी इंड्यूस करता है, और आर लाइन के अंदर बार स्टार जीन होता है जो कि रिस्टोरर का काम यहाँ पे करता है। ठीक है, हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ रीजन। ठीक है, तो सेंटर ऑफ रीजन का कॉन्सेप्ट कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, ये तो जब हम प्लांट ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं वहीं से शुरू हो जाता है। कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, वेबिलोव ने। ठीक है, तो वेबिलोव ने सबसे पहले क्या है, सेंटर ऑफ रीजन का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मियोसिस रिकॉम्बिनेशन अकर्स इन। ठीक है, मियोसिस के अंदर रिकॉम्बिनेशन, जहाँ आप बोल सकते हो कि क्रॉसिंग ओवर, दोनों ही पूछ सकते हैं। तो मियोसिस के अंदर रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज के अंदर होता है, तो बेटा किस स्टेज में होता है, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर भी किस में होगा, पैकेटीन के अंदर। किस में देखने को मिलेगा, पैकेटीन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ध्यान में रखना कि रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर कौन से सेल डिवीजन में होते हैं, मियोसिस में होते हैं। और मियोसिस में भी कहाँ पे, प्रोफेज फर्स्ट में, और प्रोफेज फर्स्ट में भी कहाँ पे, पैकेटीन के अंदर। ठीक है,
तो ये इन टॉप पॉइंट्स को ध्यान में रखना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पूछा गया कि ब्लड ग्रुप, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो किन्होंने डेवलप किया था, तो किन्होंने किया था, कार्ल लैंडस्टाइनर। किन्होंने किया था, कार्ल लैंडस्टाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक असोर्टेटिव मैटिंग इज मोर कॉमनली कॉल्ड एज, ठीक है, जेनेटिक असोर्टेटिव मैटिंग को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, ठीक है, तो जेनेटिक असोर्टेटिव मैटिंग क्या है, जो जेनेटिकली सिमिलर प्लांट होते हैं, जेनेटिकली क्या है, सिमिलर प्लांट हैं, उनके अंदर अगर हम क्रॉसिंग करवाते हैं तो उनको बोलते हैं जेनेटिक असोर्टेटिव मैटिंग। जेनेटिकली सिमिलर का मीनिंग कि होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस डोमिनेंट में क्रॉस, तो ये जेनेटिकली सिमिलर है। होमोजाइगस रिसेसिव एंड होमोजाइगस रिसेसिव के अंदर क्रॉस, तो ये जेनेटिकली सिमिलर है, तो ये होगी जेनेटिक असोर्टेटिव मैटिंग। इसको कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, तो बेटा इनब्रीडिंग, ठीक है। इनब्रीडिंग क्या है, क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स के अंदर, ठीक है, तो ये क्या है, क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स ही हैं, ठीक है, तो हम जेनेटिक असोर्टेटिव मैटिंग को और क्या बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं इनब्रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवैलेंट शिफ्ट, यूनिवैलेंट शिफ्ट यूजुअली अकर्स इन विच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है, ध्यान में रखना यूनिवैलेंट शिफ्ट का जो फिनोमिना है वो किस एनिप्लॉयड सिस्टम में देखने को मिलता है, तो किस एनिप्लॉयड्स में देखने को मिलता है, मोनोसोमिक के अंदर। मोनोसोमिक के अंदर हमें यूनिवैलेंट शिफ्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे बता देता हूँ इसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं, 2n-1। नलिसोमिक क्या होता है, 2n-2। टेट्रासोमिक क्या है, 2n+2। ट्राइसोमिक क्या है, 2n+1, ठीक है, एक तो ये ध्यान में रखना। अब यूनिवैलेंट शिफ्ट किस में पाया जाता है, मोनोसोमिक कंडीशन के अंदर। अब यूनिवैलेंट शिफ्ट बोलेंगे किसे, मान लो कोई स्पीसीज है 2n=10, ठीक है, और ये डिप्लॉयड है 2n=10, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होया कि ये 5 क्रोमोजोम का सेट है जिसे हम बोल देंगे एक जीनोम, ठीक है, ये क्रोमोजोम का सेट जो क्या है, आपस में क्या है, डिसिमिलर है इन केस ऑफ जीन कंटेंट, होमोलॉजी, ठीक है, और एक क्या है उसकी सिमिलर इसके क्या है, कॉपी पाई जाएगी, ठीक है, तो x क्या हो गया, 2x, टोटल कितने हो गए, 5 और 5 10। अब मोनोसोमिक कंडीशन हम किसे बोल रहे हैं, 2n-1, यानी कि मान लो ये जो फर्स्ट पेयर है, ये जो फर्स्ट पेयर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इसमें क्या है, एक ही क्रोमोजोम है, बाकी क्या है, पूरे पेयर यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो ये किस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोनोसोमिक को। अब यूनिवैलेंट शिफ्ट क्या है, मान लो ये फर्स्ट पेयर के लिए यहाँ पे हमें मोनोसोमिक देखने को मिल रहा है, फर्स्ट क्रोमोजोम पेयर के लिए हमें मोनोसोमिक देखने को मिल रहा है। अब आगे जो इस मोनोसोमिक से हमें प्रोजनी मिलेगी तो क्या होता है मोनोसोमिक के केस में कि यूनिवैलेंट शिफ्ट हो जाता है, यानी कि ये जो यूनिवैलेंट यहाँ पे हमें फर्स्ट पेयर का देखने को मिलेगा, प्रोजनी में हो सकता है हमें क्या है, सेकंड पेयर का देखने को मिले, यानी कि बाकी सब नॉर्मल हो लेकिन जो सेकंड पेयर है उसमें क्या है, एक क्रोमोजोम यहाँ से गायब हो जाए, तो ये यूनिवैलेंट शिफ्ट हो गया फर्स्ट से सेकंड, ठीक है, तो किस में देखने को मिलता है, ध्यान में रखना, मोनोसोमिक में। यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, किसको डिनोट करता है, सम ऑफ द प्रोजनी ऑफ एन एनिप्लॉयड प्लांट वुड बिकम एनिप्लॉयड फॉर ए डिफरेंट क्रोमोजोम एज कंपेयर टू द पेरेंट प्लांट, ठीक है, बस आपको यही ध्यान में रखना है कि मोनोसोमिक कंडीशन में यूनिवैलेंट शिफ्ट देखने को मिलता है, और कंसेप्ट समझना है तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in case of recurrent selection for journal combining ability, tester with a broad genetic base implies which of the following,
ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए। किसकी बात हो रही है? रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी। तो जब हम क्या है जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्ट करते हैं तो हमें क्या है उस पॉपुलेशन का, यहाँ पे हमारे पास जो पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन का हमको किसके साथ क्रॉस करवाना रहता है? एक ऐसी पॉपुलेशन जो क्या है ब्रॉड जेनेटिक बेस रखती हो। क्या रखती हो? ब्रॉड जेनेटिक बेस। तो पूछा गया है यहाँ पे ऐसी कौन सी पॉपुलेशन का यूज करेंगे हम इनमें से जिसका कि ब्रॉड जेनेटिक बेस है। तो ये जो पॉपुलेशन यहाँ पे दी हुई है इनमें से हम किसका यूज करेंगे? ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो तीनों पॉपुलेशन है ये होमोजीनस पॉपुलेशन है। इनब्रिड लाइन भी होमोजीनस है, प्योर लाइन भी होमोजीनस है और सिंगल क्रॉस हाइब्रिड भी होमोजीनस है जो कि नैरो जेनेटिक बेस वाली है। और यहाँ पे हम रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए में ब्रॉड जेनेटिक बेस वाले टेस्टर का यूज करते हैं। तो किसका यूज करेंगे? ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी का, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमिनेंट मॉलिक्यूलर मार्कर का एग्जाम्पल पूछा गया। तो बीएससी तक नॉर्मली क्या होता है, बीएससी लेवल पे जो एग्ज़ाम होते हैं तो बस वो स्टूडेंट जान लें कि यहाँ पे दो एग्जाम्पल तो उनको ध्यान में रखने ही हैं, RAPD और RFLP, ठीक है। RFLP क्या है? कोडोमिनेंट मार्कर है। क्या है? कोडोमिनेंट मार्कर है। और जो RAPD है वो क्या है? डोमिनेंट मार्कर है। क्या है? डोमिनेंट मार्कर है। बस इतना ध्यान में रखना है, RAPD डोमिनेंट है और RFLP क्या है? कोडोमिनेंट मार्कर है। अब इसमें से डोमिनेंट मार्कर पूछा गया है कि कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे RAPD क्या है? डोमिनेंट मार्कर है, बाकी तीनों क्या है? कोडोमिनेंट, ठीक है। लेकिन याद रखने के लिए अगर आप पूरे मार्कर को ध्यान में नहीं रख पाते तो इन दो को तो ध्यान में रखना ही रखना। नॉर्मली बीएससी लेवल तक के क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं, बाकी क्या है डिपेंड करता है एग्ज़ाम कैसे सेट हो रहा है, ठीक है। जनरली बात करते हैं कि इनमें से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आईसीआर के फर्स्ट डीजी कौन थे, ठीक है। डायरेक्टर जनरल कौन थे आईसीआर के? फर्स्ट डीजी ऑफ आईसीआर तो कौन थे? बीपी पॉल, ठीक है। बीपी पॉल आईसीआर के फर्स्ट डीजी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलमेंथोस्पोरियम मैडिस, ठीक है। हेलमेंथोस्पोरियम मैडिस सदर्न लीफ ब्लाइट कॉज करती है इनमें से कौन सी क्रॉप के अंदर, ठीक है। तो सदर्न लीफ ब्लाइट किसका डिजीज है? किसका डिजीज है? मेज का, ठीक है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट डिजीज है ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जब हम एयर स्टेरिलिटी पढ़ेंगे फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सदर्न लीफ ब्लाइट मेज के अंदर, ठीक है। किसके कारण? हेलमेंथोस्पोरियम मैडिस के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बारालक्ष्मी कॉटन हाइब्रिड, बारालक्ष्मी कॉटन हाइब्रिड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉस, ठीक है। तो बारालक्ष्मी हाइब्रिड का हमें प्रोडक्शन करना है, जब प्रोडक्शन हुआ था, हाइब्रिड डेवलप हुआ था, तो किन दो स्पीसीज के अंदर क्रॉस करवाया गया था? तो किन दो स्पीसीज के अंदर करवाया गया था? गोसिपियम हिरसुडम एंड गोसिपियम बारबेंडस। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। ये क्या था? फर्स्ट इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड था। क्या था? फर्स्ट इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड, ठीक है। फर्स्ट इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड था, कॉटन के अंदर है, बारालक्ष्मी है नाम, ठीक है। और किन दो स्पीसीज? गोसिपियम हिरसुडम एंड गोसिपियम बारबेंडस, ठीक है। इंटरस्पेसिफिक क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे ये जीनस तो हो गया गोसिपियम, ठीक है, सेम जीनस है गोसिपियम, और कौन सी दो स्पीसीज है? हिरसुटम एंड बारबेंडस। तो क्या हो जाएगा? इंटरस्पेसिफिक, ठीक है। अब पूछ सकते हैं कि फर्स्ट इंट्राजेनेरिक, ठीक है। तो यहाँ पे सेम जीनस है गोसिपियम,
ठीक है, इसमें भी गॉसिपियम है, इसमें भी गॉसिपियम है, तो इसको और क्या बोल सकते हैं हम, इंटरस्पेसिफिक को इंट्राजेनेरिक। ठीक है, तो ये एक इंट्राजेनेरिक हाइब्रिड का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।